हेलो दोस्तों, आज क्लास में आपका स्वागत है। एक बार हम फिर से पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरी। आप जानते हैं कि इस क्वेश्चन में हम क्या बताने वाले हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में। और ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 21 तक लगा दिया गया है। कहाँ तक लगा दिया गया है? क्वेश्चन नंबर 21 हम लगाने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22। बहुत दिनों बाद एक बार फिर से हम समझिए आपके लिए आए हैं, और ऐसे समय पे आए हैं जब आपको बहुत ज़रूरत है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए, तो पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में लिखा है, देखिए हम हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाते हैं, आपको पता होगा पहले से भी। अगर नहीं पता है तो जान लीजिए, अभी हिंदी में भी बोलेंगे और इंग्लिश में भी बोलेंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरे ध्यान से सुनिएगा और आपको क्वेश्चन समझ में आएगी, ये मैं 100% आपको गारंटी देता हूँ। छोड़ के मत भागिए वीडियो को, क्योंकि आपको हम देखते हैं आप लोग छोड़ के वीडियो को भाग जाते हैं, तो आपके लिए वो समस्या है, मेरे लिए नहीं। मैं तो बना दिया हूँ, आप समझिए, आपको समझना जरूरी है। ठीक है। मिस्टर गुप्ता 11,000 रुपये मासिक वेतन पर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कार्यरत। कोई सरकारी कर्मचारी है? नहीं। कहाँ पे? मिस्टर गुप्ता 11,000 यानी 11,000 रुपीज पर मंथ यानी मासिक वेतन पर एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में कार्यरत हैं। कंपनी की ओर से उसे निवास गृह भी मिल गया है। निवास गृह मतलब रेंट फ्री एकोमोडेशन, जिसके लिए उसके वेतन का 10% काट लिया जाता है। लीजिए, जितना दिए ना उतना काट लेंगे। चलिए ठीक है, देखा जाता है। निवास गृह का वार्षिक किराया कंपनी ने वार्षिक 54,000 रुपये चुका है। इससे हमें कोई खास मतलब नहीं होता है। वह 5,000 रुपये मासिक की दर से मनोरंजन भत्ता भी पा रहा है। कंपनी ने उसे, देखिए ये चीज़ तब आती है जब आपकी जो ये 54,000 रुपये है, इससे ज़्यादा अगर आपका वो रेंट फ्री अकोमोडेशन अगर आपकी सैलरी बढ़ जाती है, तब देखा जाता है। लेकिन यहाँ पे देखने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ बोला है कि वह 500 रुपये मासिक की दर से मनोरंजन भत्ता भी पा रहा है। क्या पा रहा है? मनोरंजन भत्ता, जिसे हम इंटरटेनमेंट अलाउंस कहते हैं। चलिए, घूमने फिरने के लिए भी मिल रहा है इनको, है? कंपनी ने उसे एक बड़ी कार उसके कार्य एवं व्यक्तिगत प्रयोग के लिए दे रखी है। ध्यान रहे, पर उस कार के निजी प्रयोग के व्यय करदाता को ही वहन करना पड़ता है। इस बार हम सोच रहे हैं कि आपको ना बताएं। क्या ना बताएं? कि ये प्राइवेट और मतलब कि और मतलब ऑफिशियल यूज और प्राइवेट यूज के लिए क्या डिफरेंस है, क्योंकि इसके पीछे जो 21 सवाल है ना, उसमें 17 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें ये हमने आप बताया होगा कि छोटी कार, बड़ी कार, कार्यालय यूज और पर्सनल यूज। लेकिन फिर से एक बार हम आपको जरूर बताएंगे, हम छोड़ के नहीं जाते हैं। चलिए, करदाता का परिवार कंपनी की बसों में अनेक स्थानों पर भ्रमण करता है। इसके लिए कंपनी ने उनसे कोई किराया वसूल नहीं किया। हिसाब गत वर्ष में इन सब भ्रमण देशांतरों का सकल किराया 7200 रुपये निर्धारित किया गया है। अब ये बताइए कि जो कर्मचारी है, जो अपने एम्प्लॉयर के आदेश पे अपने घर वालों को घुमा रहा है, जाइए फ्री में, हमारे एम्प्लॉयर ने कह दिया कि फ्री में घूमिए, कोई दिक्कत नहीं है। कितने का खर्चा हुआ? 7200 रुपये का, 7200 रुपीज। ये तो आपको छूट मिली है, या ये तो आपको पैसा मिला है ना। भले ही ये परक्यूजिट्स है, आपको देना नहीं पड़ रहा है, लेकिन ये एक प्रकार से आपको सुविधा दी गई है, और इस सुविधा पे सरकार टैक्स लेती ही लेती है। उसे 2 माह के वेतन के बराबर राशि का बोनस भी मिलता है। कर निर्धारण वर्ष 2021-22 के लिए वेतन शीर्षक में उसकी कर योग्य आय की गणना कीजिए। बहुत आसान है, कहीं आपको इस क्वेश्चन में ऐसा लगा ही नहीं होगा कि प्रॉब्लम भी आ सकती है। कहीं लगा है? नहीं लगना चाहिए। ऊपर का हमने बताया कि क्या करते हैं, फॉर द असेसमेंट ईयर 2021-22 जिसका भी अकाउंटिंग करना या इनकम टैक्स निकालना है, उसका नाम लिख देते हैं। उसके बाद हम सीधे पॉइंट 1 पे आते हैं। हम वो सब नहीं लिखते हैं, आप जानते हैं इससे पहले भी। पॉइंट 1 में हम सबसे पहले जानते हैं कि बेसिक सैलरी देख लेते हैं। देखना इम्पोर्टेंट नहीं है कि एक फिक्स रूल है कि बेसिक सैलरी पहले देख ली जाए। क्वेश्चन में भी आपको पहले वही लिखा हुआ और आता भी पहले यही है। बेसिक सैलरी कितनी है सर जी आपकी? 11,000 है।
पर मंथ, तो 12 मंथ का कितना हुआ? 1,32,000। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। फिर से अगर सोच बोलते हैं तो इंग्लिश में बोल देते हैं, क्योंकि हिंदी में बोले और इंग्लिश में एक्सप्लेन भी किए हैं, फिर भी एक बार अगर आपको लगता है तो फिर से कर देते हैं। मिस्टर गुप्ता इज वर्किंग इन अ ट्रांसपोर्ट कंपनी ड्राइंग अ सैलरी ऑफ 11,000 पर मंथ। द कंपनी हैज प्रोवाइडेड हिम with accommodation for which 10% of his salary is deducted. Actual rent paid by the company for the accommodation is 54,000 per annum. He is also receiving entertainment allowance of 500 per month. He is provided by the company a large car for his personal and official use, but running and maintenance expenses for private use borne by SSC. Himself, member of the SSC family, have visited a number of places in the company budgets for which no fare had been charged. Total fare for all these visits during the accommodation accounting year amounted to 2200. His and received a bonus equivalent to 2 month salary. यही क्वेश्चन है। बेसिक सैलरी हमने दिखा दी आपको। सेकंड पॉइंट क्या था बताइए, आप बताएं या हम बताएं? चलिए हम ही बताते हैं। सेकंड पॉइंट में लिखा हुआ है the company has provided him with accommodation for which 10% of his salary is deducted. Actual rent paid by the company for the accommodation. हिंदी में भी सुन लीजिए। हिंदी में लिखा हुआ है कि कंपनी की ओर से उसे निवास गृह मिला हुआ है जिसका मूल वेतन, जिसके लिए उसके वेतन से 10% काटा जाता है मूल वेतन से। अभी हम इसको क्या करेंगे, ये आपसे पूछ रहा है रेंट फ्री एकोमोडेशन RFA, इसको यहाँ पे डैश दीजिए, अभी इसको लगाएंगे क्योंकि हमको कई चीज़ें देखनी होती है कि क्या क्या हमारे पास हैं और किससे कौन सी चीज़ें माइनस करनी है। तो फिर हमारा रेंट फ्री एकोमोडेशन आता है, उसके लिए तो नोट्स बनाता जाता है, लेकिन हम यहीं पे सामने ही आपको दिखा देते हैं। नोट्स नहीं बनाते हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा हमारा छोटा है। अभी हम लोग ऐसे ही में एडजस्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट आपका है कि वह 500 रुपये मासिक मनोरंजन की दर से 500 रुपये मासिक की दर से मनोरंजन भत्ता भी पा रहा है। इंटरटेनमेंट अलाउंस, जिसे हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, EA। ये क्या है, 500 रुपीज पर मंथ। आप जानते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो 5000 तक छूट या 20% इंटरटेनमेंट अलाउंस का जो भी रहेगा वो छूट मिलेगी, लेकिन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है नहीं, इसलिए ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। तो ये कितना हो गया, 6000। हर बार हमको बताना पड़ता है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं, कोशिश करते हैं कि आपको बता ही दें, कहीं ऐसा ना हो कि आपको कंफ्यूजन हो। फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है क्या, कि कंपनी ने एक बड़ी कार उसके कार्यालयीन एक व्यक्तिगत प्रयोग के लिए दे रखी है, पर उस कार का निजी प्रयोग के व्यय करदाता ही वहन करता है। अच्छा एक चीज बताइए कि मैंने इससे पहले बताया कि नहीं बताया है, बताया है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि जो ये पर्सनल यूज और ऑफिशियल यूज है, इसमें डिफरेंस यही है कि पहली बात छोटी कार और बड़ी कार होती है। जो कार 1500 सीसी से नीचे की होती है, यानी जिसमें 1500 सीसी जो है, मतलब तेल की बात होती है कि तेल का जो टैंकर होता है, टैंकर के हिसाब से, तो जो 1500 सीसी का जो टैंकर होता है उससे ऊपर का या 1500 सीसी का तो उसे बड़ी कार कहा जाता है, लेकिन उससे छोटा है तो उसे हम छोटी कार कहते हैं। ठीक है। अब छोटी कार में क्या होता है कि अगर वो पर्सनल यूज के लिए है तो 1800 पर मंथ गवर्नमेंट कहती है कि आपको टैक्सेबल होगा ही होगा, अगर आपको उस एम्प्लॉयर ने आपको दे रखा है तो, अगर ऑफिस यूज के लिए दे रखा तो। लेकिन बड़ी कार है तो 2400 रुपीज। लेकिन हाँ, अगर आप पर्सनल यूज के लिए भी करते हैं और पर्सनल का खर्चा खुद आप वहन करते हैं तो क्या होता है कि सिर्फ आपको छोटी कार पे 600 रुपये और बड़ी कार पे 900 रुपये पर मंथ देने होते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है कि इन्होंने खुद खर्चा वहन किया है। मोटर कार छोटी है या बड़ी है, तो यहाँ पे शायद बड़ी कार है, बड़ी कार है। मोटर कार बड़ी है तो 900 रुपये लगेंगे क्योंकि इसने पर्सनल यूज में लिया है और एक्सपेंस पर्सनली कर रहा है, तो 10,000 यही होगा ना, यही होगा। फिफ्थ पॉइंट क्या है ये देख लीजिए। फिफ्थ पॉइंट में वही आ गया जो उन्होंने भ्रमण किया था,
और इन्होंने जो घूमा है उसके लिए 7200 रुपये लगे हैं। ट्रेवलिंग अलाउंस, क्या लिखे हम? ट्रेवलिंग अलाउंस 7200। और कुछ है, एक चीज और है, देख लेते हैं वो क्या है। बोनस। बोनस क्या बोला है कि वह बेसिक सैलरी के 2 मंथ सैलरी के बराबर है, यानी 11,000 रुपीज बेसिक सैलरी है आपकी, और इसका 2 मंथ के बराबर है, यानी 22,000। अब हम ये देखते हैं कि आरएफए में लिया क्या क्या जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। आरएफए में हम ये भी जानते हैं कि जहां आपकी संख्या 25 लाख से ऊपर है, देखिए जिस शहर में आप रहते हैं उस शहर की जनसंख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि रेंट फ्री अकोमोडेशन कितना लगेगा। तो जहां की जनसंख्या 25 लाख से ऊपर है वहां पे 15% सैलरी, जहां की जनसंख्या 25 लाख से कम है लेकिन 10 लाख से ज्यादा है 10% सैलरी, जहां 10 लाख से भी कम है जनसंख्या वहां पे 7.5% सैलरी, लेकिन जहां पे कुछ दिया ही ना हो वहां हम 15% सैलरी मान के चलते हैं। चलिए एक पॉइंट ये क्लियर हो गया यहाँ पे। दूसरी बात, रेंट फ्री एकोमोडेशन में अलाउंस लिए जाते हैं, परक्यूजिट्स नहीं लिए जाते। जितने अलाउंस होंगे, बोनस, सैलरी जितना भी होगा, सिर्फ परक्यूजिट्स को छोड़ के सब कुछ लिया जाता है। तो यहाँ पे बेसिक सैलरी आपकी ले ली जाएगी, एंटरटेनमेंट अलाउंस ले लिया जाएगा, लेकिन मोटर कार क्या है, ये सुविधा है ना आपके लिए, और सुविधा का मूल्य नहीं लिया जाता है, भले बताए। ट्रेवलिंग अलाउंस ये घूमने के लिए है, उनके परिवार को 7200 लिया गया है, लेकिन इस अलाउंस पे आपका रेंट फ्री अकोमोडेशन में नहीं लिया जाता। फिर हमारा बोनस आता है, बोनस कितना है? 11,000 रुपये पर मंथ, इसको हम ऐड करेंगे। तो अगर हम इन तीनों को ऐड कर दें 1, 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 1,32,638,2,40,20,60, कितना हो जाएगा? 1,60,000 रुपीज। ठीक है, इसका 15% हमको लेना है, यानी कि होता क्या है, 24,000 रुपीज ये अमाउंट आ जाता है। अब आप सीधे 24,000 रेंट फ्री एकोमोडेशन लिख देंगे, लेकिन आप भूल रहे हैं कि इस रेंट फ्री एकोमोडेशन में एक पॉइंट दिया हुआ था, और वो पॉइंट ये था कि आपकी सैलरी से 10% काटा जाएगा, और वो 10% 1,32,000 का 10% 13,200 रुपये होगा, यही होगा ना? 2,24,000 में से 13,200 जाएगा तो आपका आ जाएगा 10,800 रुपये। अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप अपना आंसर भी दे सकते हैं, यही आएगा बाबू। अब इनको हम देख लेते हैं। अगर ये देखें हम तो ये होता है 1,32,10,42, 1,42,648, 1,58,000, 1,59,600, 1,59,800, 1,66,800, 1,68,20, 1,88,800। देखिए कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ी नहीं हुई होगी, उम्मीद करते हैं, और नहीं हुई है। 1,88,800 रुपये ये आपका क्या है? ग्रॉस सैलरी। आंसर मत मान लीजिएगा आप, वरना कहेंगे सर जी गलत लगा दिए। नहीं, ग्रॉस सैलरी है ये। इसमें से हम लेस क्या करते हैं? डिडक्शन। कौन से डिडक्शन? 80C टू 80U। उसमें सिर्फ हमको एक ही चीज अभी तक दिखाई दे रहा है, कोई डिडक्शन नहीं माइनस करना, सिर्फ एक चीज, स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो कि आपका होता कितना है? 50,000 रुपीज। यही होता है ना, पहले आप में 40,000 था अगर 2019 की बुक देखें तो, लेकिन उसके बाद से क्या हो गया, ये इसमें एक अमेंडमेंट आया और ये 50,000 रुपीज हो गया, और अब इसका आंसर आ गया 1,38,800, यानी 1,38,800 रुपीज, और ये आपकी नेट सैलरी। हम लगा रहे थे रेसिडेंस एंड टैक्स लायबिलिटी। अब उसमें एक बच्चे ने बोला कि सर आप पहले क्वेश्चन का आंसर तो देख लिया कीजिए, आप ऐसे ही लगा देते हैं और कहते हैं सर सही है, सही से पढ़ लिया करो, इस तरह हमसे बोले। हम कहे भाई क्या बात है, हम गलत लगा दिए क्या? हो सकता है किसी से भी, लेकिन फिर हमने अपनी बुक देखा, बुक में भी बिल्कुल सही है। तब मेरे दिमाग में आया 2 साल पहले मैं देखूं कि अमेंडमेंट नहीं था, कोई था, तो हमारे दिमाग में आया, तो हम 2 साल पहले की बुक दिखाए,
उसमें पता चला कि डिविडेंड अमेंडमेंट हो चुका है। अब डिविडेंड ऐड होता है रेसिडेंस और टैक्स लायबिलिटी के रेसिडेंस के लिए। पहले नहीं होता था। अब वो बच्चा उसके लिए परेशान था, वो 2 साल पुरानी बुक लिया हुआ तो गलत होगा। तो आप जब तक 62वां अमेंडमेंट का मतलब संशोधित नहीं लेंगे 2021-22 तब तक आपके क्वेश्चन का हो सकता है मिसमैच कर जाएँ। उसकी वजह से आपको ये कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने गलत लगाया है। मैंने बिल्कुल सही लगाया है, आप देख सकते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और जब तक आप अपने दोस्तों के पास नहीं भेजेंगे अगले वीडियो के लिए हम तैयार नहीं हो पाएँगे क्योंकि जितना ही आप वीडियो को शेयर करते हैं, जितना लाइक करते हैं और जितना ही लोगों से आप चैनल सब्सक्राइब करवाते हैं, उतना ही हमको अच्छा लगता है और हम सोचते हैं कि आपको अच्छी से अच्छी वीडियो बनाई दें। धन्यवाद, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में।